नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। मेरा नाम आकाश और हम आपको आज खेती के अलग अलग पैटर्न के विषय में बात करने जा रहे हैं और ख़ासकर यहाँ पर मल्टी लेयर पैटर्न पे बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम खेती के पैटर्न के बारे में बात करें तो भारत में अलग अलग पैटर्नों पे हमारे किसान खेती करते हैं और हम भी करते हैं। जैसे कि पहला पैटर्न है मोनोकल्चर, जिसमें हम एकल फसल प्रणाली बोलते हैं और इसमें हम एक ही फसल अपने एक खेत में लगाते हैं। दूसरा होता है इंटरक्रॉपिंग, जिसको हिंदी में अंतर्वर्तीय फसल प्रणाली बोलते हैं। इसमें हम एक ही खेत में एक फसल के साथ में दो फसल को, मतलब एक फसल को इंटर करके बोते हैं, अंतर्वर्तीय फसल प्रणाली होती है। फिर तीसरा होता है मिक्स क्रॉपिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसे मिश्रित खेती, जिसमें हम एक फसल के साथ में दूसरी फसल के बीजों को मिक्स करके बोते हैं। और चौथा होता है मल्टी क्रॉपिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है बहु फसल प्रणाली। इसमें हम एक साथ एक ही खेत में कई तरह की फसलें लगाते हैं। और 2014 में और इसके पहले लगातार अध्ययन करने के बाद हमने एक फार्मूला तैयार किया 4 लेयर फार्मिंग का, जिसमें हम एक साथ एक ही ज़मीन पर कई तरह की फसलें उगाते हैं, 4 और 5 फसलें तक उगा सकते हैं। इसको हमने नाम दिया मल्टी लेयर फार्मिंग। और बेसिकली अगर मल्टी लेयर फार्मिंग को बहुत शॉर्ट में और कम शब्दों में अगर हम समझने जाएं तो जैसे शहर में जगह कम पड़ने पर हम एक के ऊपर एक बिल्डिंग बनाते हैं, कम जगह में ज़्यादा लोगों को रहने की व्यवस्था करते हैं, ठीक उसी तरह से हमने कम ज़मीन में ज़्यादा फसलों को लगाने की व्यवस्था की और उसको नाम दिया मल्टी लेयर फार्मिंग। और आज हम आपको उस फील्ड पे आपको बताने जा रहे हैं कि मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, इस मॉडल को कैसे लगाया जाता है और क्या क्या फसलों के कॉम्बिनेशंस होते हैं और किस समय पे इसको शुरू करना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। मल्टी लेयर फार्मिंग बिना स्ट्रक्चर के संभव नहीं है। इसमें एक ऐसा ढांचा बनाना पड़ता है जिस ढांचे में आप बांस से बांस की दूरी 5 फीट और रो से रो के बांस की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन के बांस की दूरी 6 फीट रखते हैं। इससे क्या होता है कि जो हम ऊपर ढांचा बनाते हैं उस ढांचे को वेट साधने के लिए ये हम प्लानिंग करते हैं। तो इसमें एक बेसिक है कि आप कोई भी तरह की लकड़ी, कोई भी तरह का बांस या कोई भी बल्ली या आपके पास जो भी साधन उपलब्ध हो उस साधन का उपयोग करके 5 बाई 6 के सेटिंग पर आप ये पोल लगाइए। पोल लगाने के बाद इन सारे पोलों को एक अलाइनमेंट दीजिए और जो हमारे बॉर्डर के पोल होंगे उनको अलाइनमेंट करके चारों तरफ हम एक बैम्बू लगाएंगे और बैम्बू बांधने के बाद हम उसको मिलिट्री के तंबू के माफिक स्टैचिंग करेंगे। सो जैसे बेसिकली स्टे हम बांधते हैं, मिलिट्री के तंबू बांधते हैं, जब हमारा स्ट्रक्चर खड़ा होता है बैम्बू का और स्ट्रक्चर, तो वो पीछे की तरफ हम स्टे लगा के एंगल लगा के उसको खींच के बांध देते हैं, ताकि हवा के प्रेशर से हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो किसी भी तरफ मूव ना करे। तो ये हम बेसिक काम करते हैं। और उसके बाद हम चारों तरफ से साड़ी का जो 2 साड़ियों को आपस में सिल के या तो ग्रीन नेट का इस्तेमाल करके बॉर्डर बना देते हैं। ये बॉर्डर से फ़ायदा ये होता है कि बाहर के विंड के प्रेशर रुक जाते हैं, गर्म हवाओं के प्रभाव रुक जाते हैं, ठंडी हवाओं के प्रभाव रुक जाते हैं और बाहर के जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे मोटे कीड़े होते हैं, वो भी उड़ के हमारी खेत में फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अंदर की जो वायर हैं, अंदर की जो पोल्स हैं, बेसिकली जो लाइन टू लाइन हमारे पोल लगे हुए हैं, इन लाइन टू लाइन पोलों को हम अलाइनमेंट देते हैं। और अलाइनमेंट देने के बाद ये मोटा एक 16 गेज का वायर होता है, मोटा वाला। इस मोटे वायर से पोल टू पोल सारे पोल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, सारे पोल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसके बाद हम क्रॉस में क्या करते हैं, 20 गेज का वायर लेते हैं ये, और 20 गेज का वायर हम वायर टू वायर लपेटते हुए जाला बुन देते हैं और इस तरह से ये कंप्लीट जाला बन जाता है। एंड जाला बनने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पतला पतला घास भी डालते हैं। और ये घास जो है ना, हमारी खरपतवार होती है, बड़ी बड़ी लंबी होती है, बारीक होती है। इससे 50% छाया और 50% धूप आने का एक इन्वायरमेंट बनता है। और ये मॉडल फिर फरवरी से शुरू किया जाता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे फसलों की ग्रोथ होती जाती है और समांतर धूप का वितरण हर एक फसल को एक जैसा होता जाता है। लेकिन अगर हम किसी और समय पे इस मॉडल की शुरुआत करते हैं तो फिर हमें घास डालने की ज़रूरत नहीं है और बिना घास के इसको भी हम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हमने कोई घास नहीं लगाई हुई है। और इस घास को हमने ना लगाने के पीछे कारण ये रहा कि हमने ये मॉडल अभी जुलाई से शुरू किया, इसमें कल्टीवेशन का प्रोसेस। और जुलाई के समय में हमने 3.5 फीट चौड़ा बेड बनाया, 2 फीट निकलने का रास्ता छोड़ा और इस रास्ते में हमने अपने चलने का मूवमेंट फिक्स किया। 3.5 फीट का जो हमने बेड बनाया, इस पे हमने
सबसे पहले नंबर कंद वाली फसल को ज़मीन के अंदर लगाया और उसमें यहाँ पर आप हल्दी देख पा रहे होंगे, हमने हल्दी की फसल को लगाया ज़मीन के अंदर। एक कंद वाली फसल के रूप में आप हल्दी है, अदरक है या फिर और भी कई तरह की फसलें होती हैं, आप उन फसलों का चयन कर सकते हैं। जैसे ही हमने कंद वाली फसल को ज़मीन के अंदर डाला, उसके तुरंत ऊपर हमने क्या किया, पत्ती वाली सब्जी से मिट्टी के सरफेस को ढक दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में पत्ती वाली सब्जी के रूप में यहाँ पर धनिया की पत्ते लगे हुए हैं। ये सारे पत्तों ने ज़मीन के सरफेस को ढक लिया, कवर कर लिया, और उससे हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो वीड्स उगने वाले थे यहाँ पर पत्ती वाली सब्जी की जगह पर, वो वीड्स नहीं उगे। कारण क्योंकि इन पत्ती वाली सब्जियों ने वीड्स को आने से रोक लिया, और ये वीड्स अगर उगते तो हमारा खर्चा बढ़ता और इससे हमें इसको निकालना पड़ता, और इसकी जो डाइट है, पौधे की जो डाइट है, वो काफ़ी हद तक खरपतवार निकाल ले जाते। तो वो सब फ़ायदे हमारे लिए बच गए। तो वीड्स इसमें बहुत कम मात्रा में, नगण्य मात्रा में आए, पत्ती वाली सब्जी ने रोक लिए। पत्ती वाली सब्जी को बोने से दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पत्तियां जब आपस में सटती हैं घनी मात्रा में, तो उससे इवापोरेशन रुक जाता है, पानी का वाष्पीकरण रुक जाता है, और पानी के वाष्पीकरण से लगभग 70 से 80% पानी की बचत हो जाती है। मतलब हम थोड़ा पानी देते हैं लगभग 20 से 30% तक, और उसी पानी में हम 4-4 फसलों को उगा लेते हैं। और फिर इसके बाद तीसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब ये पत्ती वाली सब्जी उग के ऊपर आ जाती है, तो इन सब्जियों को हम जड़ समेत प्लग करते हैं, और जड़ समेत प्लग करते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके करते रहते हैं। तो एक बार जब हम जड़ समेत किसी भी पत्ती वाली सब्जी को निकालते हैं तो मिट्टी उखड़ती है, और मिट्टी उखड़ती है जैसे ही, तो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो होता है, तो ज़मीन के अंदर जो है ना, ऑक्सीजन का फ्लो होने के कारण निंदाई गुड़ाई का जो खर्चा है वो बेसिकली बच जाता है। तो एक तो हमें पानी की बचत हो गई, 70% पानी हमारा बच गया, 30% पानी में 4 फसलें आ गई। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि खरपतवार नहीं हुआ या बहुत कम मात्रा में हुआ, और तीसरा हमें निंदाई गुड़ाई का खर्चा बच गया। 3 बड़े फ़ायदे ये पत्ती वाली सब्ज़ी बोने से होते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने अपने बैम्बू लगाए हुए थे, जगह जगह पर हमारे बांस लगे हुए हैं, इन बांसों के साथ साथ में हम कोई भी क्रीपर्स लगाते हैं। तो अलग अलग क्रीपर्स का आप उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये मॉडल जुलाई से शुरू हमने किया हुआ है, और इसकी शुरुआत जुलाई से हुई, और ऊपर हमने घास नहीं डाली, इसलिए हमने बड़ी बड़ी लीव्स की पत्ती वाली सब्जियाँ यहाँ पर लगाई हुई हैं। तो यहाँ पर गिलकी लगाई हुई है, लौकी लगाई हुई है, ककड़ी लगाई हुई है, सेम भी लगाया है। ऐसे करके हमने बड़ी पत्तों की साइज़ वाली सब्जियों को सिलेक्ट करके इस बांस के सहारे लगाई हुई हैं, और ये सारी सब्जियां बांस के सहारे चढ़ के अब ये मचान पर फैलने वाली हैं। तो इस तरह से ये तीसरी फसल हो जाती है। फिर इसी के बेड पर, मतलब इसी बेड पर हमने 15 बाई 15 पर ये सहजना का प्लानिंग किया हुआ है, ड्रमस्टिक का प्लानिंग किया हुआ है। तो लाइन से ये 15 बाई 15 पर ड्रमस्टिक के पौधे लगे हुए हैं, सहजन के पौधे लगे हुए हैं। ये सहजन का पौधा इस मचान के ऊपर निकल के फल जाता है। तो ऐसे करके एक साथ एक ही ज़मीन पर 4-4 क्रॉप्स होती हैं। सबसे टॉप लेवल पे, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, 3rd फ्लोर पर हमारी फल वाली सब्ज़ी होती है, जिसमें कि हम सहजन, पपीता, इस तरह की कोई भी एक फसल उगा सकते हैं। 2nd फ्लोर पर मचान पर एक हमारी क्रॉप होती है, जिसमें हम कोई भी लता वाली फसल लगा सकते हैं। 1st फ्लोर पर हमारी पत्ती वाली सब्ज़ी होती है, जिसमें हम कोई भी पत्ती वाली सब्ज़ी लगा सकते हैं। और ग्राउंड फ्लोर पर हमारी कंद वाली फसल होती है, जिसमें हम कोई भी एक कंद वाली फसल, जैसे कि अदरक हुआ, हल्दी हुआ, अरबी हुआ, कचूर हुआ, ऐसे करके कोई भी एक फसल लगा सकते हैं। तो इस तरह से चारों फसलें एक ही मिट्टी के अंदर एक साथ ही उगती हैं। जिस मिट्टी में कंद वाली फसल नीचे हो रही है, उसी मिट्टी के ऊपर पत्ती वाली सब्जी फैल रही है, उसी मिट्टी के ऊपर मचान बना हुआ है, उस पर लता वाली फसल फल रही है, और उसी मिट्टी के ऊपर सहजन और वो उसके ऊपर फल रहा है। कुल मिला के मिट्टी वही होती है, जगह भी वही होती है, लेकिन एक के ऊपर एक क्रॉप होती है। पर इस मॉडल के साथ में ख़ास सावधानी जो हमें रखनी पड़ती है वो ये कि किसको सबसे ज़्यादा धूप चाहिए उसको सबसे ऊपर लगाया जाता है, जिसको कम धूप चाहिए उसको थोड़े नीचे लगाया जाता है, और जिसको बिल्कुल कम धूप चाहिए उसको और नीचे लगाया जाता है। अगर हम ये सेटिंग कर लें और कौन सी क्रॉप किस फसल के साथ में लग सकती है, ये अध्ययन आप अगर कर लें, तो हम इस टेक्निक के साथ में कम जगह में, कम संसाधनों के साथ, कम लागत के साथ एक अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। और इसको लेकर हमने लगातार
कई वर्षों से अध्ययन करते आ रहे हैं। जैसा कि जंगलों में होता है, एक साथ हम कई तरह के पेड़ों को उगते हुए देखते हैं। एक बड़ा पेड़ भी होता है, उसके नीचे छोटा पेड़ भी होता है, उसके नीचे छोटी झाड़ियाँ भी होती हैं और फिर उसके नीचे घास भी होती है। सभी पेड़ पौधे एक ही जगह पर समांतर रूप से ग्रोथ करते हैं और उनके लिए कोई खाद, मिट्टी, पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक उसी तरह से अगर वही टेक्निक अगर हम फसलों में इस्तेमाल करें, मतलब सब्जी में इस्तेमाल करें, तो शायद हम बिना या कम खर्चे में, कम खाद पानी में एक बेहतरीन फसल निकाल सकते हैं। उसी टेक्निक को हम मल्टी लेयर फार्मिंग बोलते हैं और इस टेक्निक में हम कम से कम 70% पानी की बचत करते हैं। खरपतवार को बिल्कुल नहीं आने देते। खरपतवार को लगभग 70 से 80% कंट्रोल करते हैं। पानी की बचत होती है। कीड़े बहुत कम लगते हैं। इसके साथ साथ मौसम परिवर्तन का जो बुरा असर है वो फसलों पर नहीं पड़ता। कीड़े बहुत कम लगते हैं और साथ ही साथ खाद की जो प्रति पौधा रिक्वायरमेंट होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो 4 फसलें होती हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रिएंट के लेवल पे सपोर्ट करती हैं। तो इस तरह से हमारे को खाद की मात्रा भी कम लगती है और सबसे बड़ा हमारा 3 गुना वक्त बचता है। अगर हम एक फसल 1 एकड़ में बो रहे, दूसरी फसल दूसरे एकड़ में बो रहे, तीसरी फसल तीसरे एकड़ में और चौथी चौथे में, तो हमें 4 जगह अलग अलग वक्त देना पड़ेगा। लेकिन जब हम 1 एकड़ में खड़े होते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग के मॉडल में, तब हम 4 फसलों को एक साथ में देख रहे होते हैं, 4 फसलों को एक साथ पानी दे रहे होते हैं, 4 फसलों को एक साथ समय दे रहे होते हैं, 4 फसलों को एक साथ जो है ना खाद दे रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारा वक्त बचता है और 3 गुना हमारी ज़मीन बचती है। अगर यही मॉडल हम अलग अलग खेतों में करेंगे तो हमें 4 एकड़ ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन यही काम हम 1 एकड़ के अंदर कर रहे हैं। तो हम 4 गुना उत्पादन अपना बढ़ा सकते हैं और कई गुना हम अपने छोटे छोटे खर्चों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से खेती में लागत कम होगी, मुनाफा ज़्यादा होगा और हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री का सपना है कि किसान आत्मनिर्भर बने और खेती में लागत कम हो और आमदनी बढ़े, उस दिशा में हम लगातार अपने कदम आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए, अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो ये मॉडल खासकर छोटे लघु सीमांत किसानों के लिए है और मार्जिनल फार्मर के लिए है, जिनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन बची हुई है। और इस मॉडल में जो लागत लगती है वो लगभग सस्टेनेबल है पूरी तरह से, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम चीज़ों का उपयोग होता है जिसमें ज़्यादा लागत लगती है वो किसान के ही पास पैदा होती है, जैसे कि बांस है, बल्ली है, लकड़ी है, घास है, इस तरह की चीज़ें। इसमें वायर और बाहर से लाने वाली जो चीज़ें छोटी मोटी हैं उनकी थोड़ी मोटी कॉस्ट होती है। अगर हम सारा कैलकुलेशन ये करें कि सब कुछ हमें लाना, एक बजटिंग हमें निकालनी है, तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा किसान को करना पड़ेगा 1 एकड़ के पीछे, जो एक बार लगाने पे लगभग 5-6 साल तक चलेगा। तो अगर हम मोटा मोटी 1 साल का बजट और लागत कैलकुलेट करें तो लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये के आसपास में 1 साल की लागत आएगी और आपके 4 गुना फसल और 3 गुना 5 गुना से आसपास आपके खर्चे कम होंगे। तो ये काफ़ी मुनाफे वाला काम हो जाता है। और अगर हम इसमें इनकम की बात करें तो देखिए, अलग अलग समय पे अलग अलग फसलें अपना परफॉर्मेंस देती हैं। मोटा मोटी अगर हम सारी फसलों का कैलकुलेशन करें तो किसान जो है ना 1 एकड़ भूमि से लगभग सब खर्चे काट के 4 से 5 लाख रुपए की शुद्ध आमदनी कर सकता है। और इस मॉडल के साथ में मैंने ये भी देखा है कि अगर कोई व्यक्ति आध घंटा 10 घंटा इसमें काम करता है और अपना समय डिबेट करता है और पूरी ईमानदारी से फसलों के कॉम्बिनेशन के साथ में वक्त पर अगर काम करता है, तो लगभग एक इंजीनियर और एक डॉक्टर का पैकेज वो इसमें फिक्स कर सकता है। और यह निश्चित ही एक किराने की दुकान के माफिक है, जिसमें कुछ ना कुछ आपकी इनकम जनरेट होती रहती है। और मैंने इतने साल काम करने के बाद ये महसूस किया कि किसान के पास कैश इनकम, सेविंग इनकम और रिज़र्व इनकम, मतलब एफडी इनकम भी होना चाहिए, जो कि इस मॉडल के अंदर संभव है। जब हमारी पत्ती वाली सब्जियां होती हैं तब हमें कैश का फ्लो कुछ ना कुछ आता रहता है। जब वो सब्जियां निकल गई होती हैं तो हमारी लता वाली फसलें 40 से 50 दिन के अंदर चालू हो जाती हैं। इन फसलों के साथ हमारी इनकम चालू होती है, तो इससे भी हमारे को इनकम आने लग जाती है। और पैरेलली हमारी ऊपर की सब जो हमने फल वाली क्रॉप लगाई है वो चालू हो जाती हैं। तो एक फसल से हमारी कैश इनकम आती है, दूसरी फसल से हमारी जो है सेविंग इनकम आती है। और जब हमारी कंद वाली फसल एक साथ
एक मुश्त पकती है, जैसे कि अदरक, हल्दी, अरबी जो भी हुआ वो एक साथ हमारी निकलती है। तो जब हमारी ये फसल निकल रही है, ऊपर वाली फसल निकल रही है, जिससे हमारा कैश मेंटेन हो रहा है, सेविंग मेंटेन हो रहा है, तो उस क्रॉप को हम सीधे उठा के एफडी के रूप में बना देते हैं। तो ये किसान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अभी किसान के साथ ये होता है कि वो एक फसल उगाता है और एक फसल के पीछे जो है ना उसको पूरी मेहनत, लागत, वक्त और सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और एक फसल पे जो रिटर्न आता है वो उसके पूरे इकोनॉमिक्स को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ पर चार चार जब फसलें आ रही हैं तो एक फसल हमारा खर्चा मेंटेन कर ले रही है, एक फसल हमारा ठीक है थोड़ा बहुत मोटा मोटा जो हमारे खर्चे हैं वो मेंटेन कर ले रही है, या कुछ कुछ हमें ज़रूरत की चीज़ें लानी है वो मेंटेन कर ले रही है, और एक फसल आपको सीधा सेविंग में चली जा रही है, और एक फसल आपकी सीधा जब एक मुश्त निकल रही है तो आप उसको एफडी के रूप में, रिजर्व मनी के रूप में रख सकते हैं या इमरजेंसी के रूप में रख सकते हैं। तो इस तरह से इस मॉडल के साथ में किसान तीनों मनियों के साथ में काम करके एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकता है, और वो आत्मनिर्भर भी बन सकता है।